पहली बड़ी खबर चंद्रशेखर आजाद रावण की उस यात्रा से जुड़ी रही, जिसमें उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों और कस्बों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से सीधे संवाद किया और शिक्षा, बेरोजगारी, भूमि विवाद और सामाजिक सम्मान जैसे मुद्दों को सुना। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि किस तरह सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भरोसा दिलाया कि इन समस्याओं को वे संबंधित मंचों पर मजबूती से उठाएंगे और इसके लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरे को संगठन विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ संसद भवन परिसर के बाहर एक जोरदार एकल विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथ में एक बड़ा पोस्टर उठाया हुआ था, जिसमें लिखा था कि जहरीली हवा चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। यह प्रदर्शन दिसंबर के मध्य में हुआ, जब दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ था। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, स्कूल बंद हो रहे थे और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस मौके पर सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की, जिसमें पराली जलाने पर सख्त रोक, औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना, वाहनों की संख्या कम करने के उपाय और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना शामिल था। उन्होंने संसद में इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया, ताकि सदन में व्यापक बहस हो सके। उनके कुछ समर्थक भी वहां मौजूद थे और इस प्रदर्शन की तस्वीरें तथा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। कई लोगों ने इसे सरकार की लापरवाही का प्रतीक बताया, जबकि कुछ ने सराहना की कि एक सांसद ने अकेले खड़े होकर आवाज उठाई। चंद्रशेखर ने कहा कि गरीब और दलित बस्तियों में प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वहां लोग खुले में रहते हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं। यह प्रदर्शन पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक न्याय के मुद्दे से भी जुड़ा हुआ था और दिसंबर के अंत तक इसकी चर्चा जारी रही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चंद्रशेखर आजाद रावण की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने वर्ष 2017 में सहारनपुर में हुई हिंसा से जुड़े सभी मुकदमों को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह घटना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगती है और इसलिए मुकदमे आगे चलने चाहिए। उस समय चंद्रशेखर भीम आर्मी के प्रमुख के रूप में सक्रिय थे और दलित समुदाय के खिलाफ कथित अत्याचारों के विरोध में आयोजित एक रैली के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। उन पर दंगा भड़काने, सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे। फैसले के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि वह इस अन्याय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और दलित अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे। उनके समर्थकों ने इस फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध और साजिश करार दिया, जबकि विरोधी दलों ने कहा कि कानून का शासन सभी पर समान रूप से लागू होता है। यह फैसला दिसंबर में आया, जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और इससे उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला आगामी चुनावों में दलित वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण नागिना लोकसभा सीट से सांसद हैं और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी तेजी से उभर रही है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में चंद्रशेखर आजाद रावण ने चुनाव सुधारों पर एक प्रभावशाली भाषण दिया, जिसमें उन्होंने वर्तमान व्यवस्था की कमियों को बेबाकी से उजागर किया। उन्होंने एसआईआर प्रणाली को मजबूत करने, आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की जवाबदेही तय करने और बैलेट पेपर की वापसी की जोरदार मांग की। उन्होंने कहा कि आज की चुनाव प्रणाली में धनबल और बाहुबल हावी हो गया है, जिससे आम आदमी की राजनीति में भागीदारी कम हो रही है। बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे। यह भाषण दिसंबर के शुरुआती दिनों में हुआ और सदन में कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई, जबकि कई विपक्षी सांसदों ने तालियां बजाकर समर्थन किया। भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा गया और युवा कार्यकर्ताओं ने इसे दलित राजनीति का नया दौर बताया। चंद्रशेखर ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का भी जिक्र किया, जैसे मनरेगा के गलत कार्यान्वयन और गरीबों तक सरकारी योजनाओं का न पहुंचना। इस भाषण के बाद कई विपक्षी दलों ने उनके साथ संभावित गठबंधन पर चर्चा शुरू की। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बेबाक भाषणों से चंद्रशेखर की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मजबूत हो रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ
रोहिणी घावरी नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वह समाज को उनकी सच्चाई बताने के लिए उत्तर प्रदेश में घर घर जाएंगी। रोहिणी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर को चुनौती दी कि वह एक विधायक भी बनाकर दिखाएं और वर्ष 2026 में पूरे साल उत्तर प्रदेश 2025 में पूरे साल उत्तर प्रदेश में रहकर अभियान चलाने की घोषणा की। यह विवाद दिसंबर में तेजी से फैला और सोशल मीडिया पर दो धड़ों में बहस छिड़ गई। चंद्रशेखर के समर्थकों ने इन आरोपों को पूरी तरह राजनीतिक साजिश और चरित्र हनन बताया, जबकि रोहिणी के पक्ष में भी कई लोग खड़े हो गए। यह मामला महिलाओं के सम्मान, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और दलित आंदोलन की आंतरिक लड़ाई से जुड़ा हुआ है। रोहिणी ने कहा कि कानूनी लड़ाई में कुछ बाधाएं हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर वह मजबूत हैं। इस विवाद से आजाद समाज पार्टी की छवि पर असर पड़ सकता है और दलित समाज में विभाजन की आशंका जताई जा रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अभी तक सार्वजनिक रूप से प्रत्यक्ष जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी सूत्रों ने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रखते हैं और ऐसे आरोप उनकी लड़ाई को रोक नहीं सकते। चंद्रशेखर आजाद रावण ने संसद में सफाई कर्मचारियों की दयनीय स्थिति पर आवाज उठाई और एक साक्षात्कार में विस्तार से उनकी समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश भर में सफाई करने वाले लाखों कर्मचारी न्यूनतम वेतन से भी कम पर काम कर रहे हैं, सुरक्षा उपकरणों जैसे दस्ताने और मास्क के बिना जोखिम भरा काम कर रहे हैं और कई बार दुर्घटना में जान तक गंवा देते हैं। यह मुद्दा दिसंबर में सामने आया जब एक पत्रकार ने उनसे विस्तृत बातचीत की। चंद्रशेखर ने सरकार से मांग की कि सफाई कर्मचारियों को स्थायी नौकरी, उचित वेतन, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन की सुविधा दी जाए। उन्होंने इसे दलित और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय से जोड़ा, क्योंकि इस काम में अधिकांश लोग इन्हीं समुदायों से आते हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी समर्थन जताया और संसद में बहस की मांग की। सफाई कर्मचारियों के यूनियनों में इस बयान से नई उम्मीद जगी और कई जगह छोटे प्रदर्शन हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि चंद्रशेखर जैसे युवा नेता सामाजिक मुद्दों को संसद तक पहुंचाकर बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बिहार में हिजाब संबंधी एक विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तीखी आलोचना की। दिसंबर 20 के आसपास आए उनके बयान में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपनी टिप्पणी पर पछतावा व्यक्त करना चाहिए और विवाद को तुरंत खत्म करना चाहिए। मायावती ने इसे महिलाओं की गरिमा और सम्मान पर ठेस बताया और कहा कि ऐसी टिप्पणियां समाज में गलत संदेश जाती हैं। उन्होंने बहराइच पुलिस परेड का उदाहरण देते हुए कहा कि यह विधायी और प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है। इस बयान से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह राजनीतिक हलचल बढ़ गई और कई विपक्षी दलों ने मायावती का समर्थन किया। विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती का यह बयान मुस्लिम महिलाओं और अल्पसंख्यक वोट बैंक को ध्यान में रखकर आया है। मायावती ने चुनाव सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की, जिसमें एसआईआर प्रणाली का विस्तार, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की सख्त जवाबदेही और बैलेट पेपर की वापसी शामिल है। दिसंबर 9 के आसपास आए इस बयान में उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव के लिए पुरानी बैलेट प्रणाली बेहतर है। बसपा कार्यकर्ता इस बयान से काफी उत्साहित हुए और कई जगह बैठकें हुईं। मायावती ने हमेशा की तरह गरीब, दलित और पिछड़ों के हितों को सबसे ऊपर रखा। ये मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में भी गूंजा और कई दलों ने समर्थन जताया। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में मायावती ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से अपील की कि सत्र को सुचारू रूप से चलने दिया जाए ताकि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके। दिसंबर 1 के आसपास आई इस अपील में उन्होंने कहा कि संसद जनता की सेवा और देश हित के लिए है, न कि राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा। मायावती की इस परिपक्व अपील को कई लोगों ने सराहा और कहा कि अनुभवी नेता ही ऐसी बात कह सकते हैं। हालांकि सत्र में कई बार हंगामा हुआ, लेकिन उनकी अपील की चर्चा जरूर हुई। मायावती ने घोषणा की कि अब वह फुले, शाहू, पेरियार और अंबेडकर जैसे सामाजिक सुधारकों के स्मारक स्थलों पर नहीं जाएंगी, ताकि आम जनता को किसी तरह की असुविधा न हो।